हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आवेश क्या होता है, आवेश के गुण क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आए थे उन सबको देखा गया था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कूलाम का नियम क्या है और कूलाम के नियम से जुड़े जितने भी सवाल बोर्ड में अब तक आए हैं या जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो इस सीरीज में आगे रखे गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो इन्होंने कहा है जो लगने वाला बल है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, पहली इक्वेशन हमारी है। और दूसरा है इन्होंने कहा है कि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ मिलाएं तो क्या मिलेगा हमें, F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक आता है तो F इज इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पर हम स्मॉल k एक नियतांक लगाते हैं और लिखा जाता है K1 K2 बटा R स्क्वायर। तो ये होता है कूलाम के नियम का फार्मूला और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर के रूप में। ठीक है, अब ये K क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जहाँ जो स्मॉल k है ये है कूलाम नियतांक या इसको हम कहते हैं समानुपाती नियतांक, कूलाम नियतांक है। इसका मान क्या होता है, तो स्मॉल k की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन के, अगर किसी माध्यम में है तो। और अगर हम एप्सिलॉन को लिखें तो हम जानते हैं, इधर लिख लेते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, या कुछ लोग इसे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसे लिखा जाता है कैपिटल K। और ये कैपिटल K होता है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक। ठीक है, तो अब हम ये वैल्यू अगर यहां पर पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर बनेगा कैपिटल K। और अगर हम ये वैल्यू इस नियम में रखें, जो कूलाम का नियम हमें मिला है ये इसमें रखें तो ये F क्या मिलेगा, तो देखो F की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी F बराबर 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये बनेगा कैपिटल K, यहाँ पर बनेगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना। अब अगर हम देखें यहाँ से कि निर्वात या वायु के लिए जो K की वैल्यू होती है, तो यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू होती है, जो कैपिटल K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब ये 1 रखा जाएगा यहाँ पर तो बनेगा F वायु में रखे बिंदु आवेशों के बीच जो लगेगा, F वायु में रखे आवेशों के बीच बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा, K की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ निकल के आएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो ये बल लगता है जब वो वायु में स्थित होंगे। अब अगर हम इसे थोड़ा और अच्छे से लिख लें, F वायु बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यहाँ पर बन जाएगा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो अगर वायु में स्थित होते हैं दो बिंदु आवेश तो उनके बीच जो वैद्युत बल होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर से दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई माध्यम रखा गया है जो बल लग रहा था यहाँ पर, अगर हम इस बल को देखें तो ये माध्यम का बल था। माध्यम में जब बिंदु आवेश रखे गए थे तब बल इतना लग रहा था। अब अगर हम वायु में रखे बल आवेश जब रखे जाते हैं तो बल का मान और माध्यम में रखे गए आवेशों के बीच बल का मान का अनुपात देखना चाहें कि क्या निकल के आता है, तो यहाँ से देख सकते हैं F जो माध्यम का होता है
वो बराबर होता है F वायु में लगने वाला बल बटा यहाँ पर K लिखा जाता है माध्यम का परावैद्युतांक, ये लिखा जाता है। तो कभी कभी माध्यम का परावैद्युतांक दे देते हैं तो पूछते हैं लगने वाला बल कितना हो जाएगा। तो माध्यम अगर होता है कोई निर्वात या वायु के स्थान पर तो उस समय जो बल होता है वो 1/k गुना हो जाता है, मतलब बल घट जाता है माध्यम के ध्रुवण के कारण। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू और भी हमें याद रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक टर्म हम लोगों ने लिखा है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इसे कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। अगर हम मात्रक की बात करें तो यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल लेते हैं, तो आएगा कूलाम स्क्वायर और यहाँ बल नीचे जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि इसमें जो कूलाम का नियम है, ये जो बल लगता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हम यहाँ नोट करके लिख लेते हैं। कूलाम के नियम में जो वैद्युत बल काम करता है, ये जो कूलाम बल है वो कैसा बल है? तो हम लोग जानते हैं ये एक दूरी बल है, और दूरी बल में कैसा बल है? संरक्षी बल। तो कूलाम बल कैसा बल होता है? संरक्षी बल होता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम, संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल क्या होते हैं? संरक्षी बल ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, कूलाम बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, चुंबकीय बल आगे पढ़े जाएंगे उनके द्वारा भी किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम बात करें कूलाम के नियम में याद रखना है, तो कूलाम का नियम केवल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए मान्य है। बिंदु आवेश के लिए मान्य है, ये भी याद रखेंगे हम कि केवल स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे आवेशों, बहुत बड़े आवेश या बहुत बड़े गोले के लिए कूलाम का नियम मान्य नहीं है। अगला पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि कूलाम का नियम जो होता है वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। अर्थात अगर हम इस जगह पर बात करें तो इस Q2 पर लगने वाला बल होगा जो 1 ने लगाया होगा, और 1 पर जो बल लग रहा होगा वो 2 ने लगाया होगा। तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से आता है F12 वेक्टर जो बराबर होता है -F21 वेक्टर के बराबर निकल के आता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का ये पालन करता है। तो ये था कूलाम का नियम। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो कूलाम बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर यहाँ देखें जल के लिए के का मान 81 लिया जाता है, के बराबर क्या होता है? 81 होता है। ये भी हम नोट कर सकते हैं, कभी नहीं दिया हो तो हम 81 रख सकते हैं जल के लिए। ठीक, और एक और बात यहाँ पर आ गई तो वो भी नोट कर लेते हैं कि जो चालक होते हैं, चालकों के लिए जो कैपिटल के परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। ठीक है, तो अनंत रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट था जो कूलाम के नियम में हमें याद रखना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। तो हम लोगों ने अभी लिखा है कि जो कूलाम बल लगता है उसमें F बराबर फार्मूला निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर वायु में रखे हैं मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली जाए तो क्या बनेगी? तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बन जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल F R स्क्वायर। अब अगर हमें इसका मात्रक निकालना है तो मात्रक क्या आएगा देख लेते हैं। Q1 Q2 तो कूलाम इंटू कूलाम, तो ये बन जाएगा कूलाम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 4 पाई तो कोई मात्रक होगा नहीं, विमाहीन होगा, और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि वो हम लिख चुके हैं।
तो यहाँ पर आएगा एफ का क्या होता है, न्यूटन होता है, इनटू यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है का मतलब दूरी का स्क्वायर, और दूरी का स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर बनेगा। तो अगर हम लिखें यहाँ से कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र का मात्रक अगर लिखें, विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं, मात्रक लिख लेते हैं, का मात्रक जो निकल के आएगा वो बनेगा कूलाम स्क्वायर, कैपिटल सी से लिखेंगे, डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर हम विमीय सूत्र निकालना चाहें तो विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालोगे तो देखो कूलाम का स्क्वायर, कूलाम होता है 80, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। न्यूटन, न्यूटन मतलब बल, बल का होता है MLT-2, और यहाँ पर क्या बनने वाला है मीटर का, तो बन जाएगा L2। क्या निकल के आएगा देखो, M-1 लिख दिया गया, L देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर 1 है तो -3 बनेगा। और t के बारे में देखते हैं तो यहाँ -2 है, ऊपर +2 है, तो ये जाकर t की पावर 4 बन जाएगा और बन जाएगा A2। ये निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यही फिर से देखो रिपीट किया गया है, बोर्ड ने रिपीट किया है कि वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र ज्ञात करो। तो हम लोगों ने अभी लिखा वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र होगा M-1L2T4A2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। किसी कुचालक माध्यम के लिए ये लिखा गया है, तो हमने अभी बताया कि निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए कैपिटल K जो होता है वो 1 होता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं जल के लिए, तो अभी लिखा था हमने 81 होता है। कुचालक या विद्युत रोधी हो, कुचालक या फिर विद्युत रोधी, इसके लिए जो K का मान होता है वो >1 आता है। चालक की बात करें तो अभी देखा हमने चालक के लिए K की जो वैल्यू होती है वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना याद रखेंगे। 2017 का क्वेश्चन था यूपी बोर्ड का। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 2 बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस का 1 माइक्रोकूलाम, प्लस का 4 माइक्रोकूलाम, एक दूसरे के कुछ दूरी पर स्थित, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताओ। तो यहाँ से देखो ये पहला पॉइंट है, तो +1 माइक्रोकूलाम, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है +4 माइक्रोकूलाम, r दूरी पर रखे गए हैं। हमने अभी देखा है पिछली स्लाइड में कि जो वैद्युत बल होता है कूलाम बल, वो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। तो अगर हम कहते हैं इस पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, या ऐसे लिख लेते हैं, ये A है और ये B पॉइंट पर रखे हैं, तो A पर फोर्स लग रहा है B की वजह से इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में रिपल्सन की वजह से फोर्स लगेगा FBA। और हमने अभी देखा कि इन दोनों का परिमाण समान होता है, परिमाण समान होता है। तो अगर परिमाण समान होगा तो समान परिमाण पर जो इनका अनुपात निकल के आएगा दोनों पर लगने वाले बलों का, वो क्या होगा, तो हम अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात निकल के आएगा 1:1, क्योंकि मान तो बराबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1:1 आएगा। कह रहे हैं कि 2 आवेशित गोले हैं जिन पर आवेश दिया गया है, ये दोनों आवेश हैं। कह रहे हैं 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, लगने वाला कूलाम बल ज्ञात करो। तो कूलाम बल निकालेंगे तो F बराबर मिलेगा 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ये है Q1 और ये है Q2। तो Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ और ये वैल्यू है 3 × 10⁻⁷, और दूरी का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 × 10⁻²। अब मीटर में बदल गया, कर दो इसका स्क्वायर, सॉल्व कर दो तो क्या निकल के आएगा, F = यहाँ पर बन जाएगा 3 दूनी 6, 6 9 54, और ये बनेगा 10⁻⁷, 5 12 -5 बनेगा, और ये बनेगा
इसको अगर हम सही से लिखें तो 3 गुणा 10 की घात माइनस 1 है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 10 की घात माइनस 1 का बनेगा 2 होगा। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9 छंग 54 6, और ये बन जाएगा 10 की घात कितना बनेगा ये पावर, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। इतना न्यूटन बल काम कर रहा होगा। ठीक, तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं कूलाम के नियम पर जो डायरेक्ट होते हैं तो उनको सॉल्व करना बड़ा इजी होता है, कर सकते हैं। एनसीईआरटी में रखा गया था तो यहाँ पर सीरीज में लिया गया है इसे। कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में कि दो धनावेश हैं जिनके मध्य पहले दूरी 0.1 मीटर है, वायु में रखें, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम दिया गया है, इनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा वो कहते जा रहे हैं वैसा हम करते जाएंगे। तो हल लिखेंगे अगर हम इसका तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि दूरी दे रखी है तो r लिख लो 0.1 मीटर। इसे अगर हम ठीक से लिखें तो 10 की घात माइनस 1 मीटर लिख सकते हैं। पावर के साथ डील करना है हमें। फिर कह रहे हैं उनके मध्य जो बल लग रहा 18 न्यूटन है, लगने वाला बल कितना 18 न्यूटन, ये भी लिख लिया। कह रहे हैं दोनों आवेशों का योग कितना है Q1 Q2, तो मैंने मान लिया, माना आवेश जो है वो क्या है Q1 तथा Q2 हैं। तो अगर आवेश Q1 तथा Q2 हैं तो इनका योग दे रखा है यहाँ पर 9 माइक्रोकूलाम, तो हम कहेंगे Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम। कूलाम में बदल लो इसे, तो 9 गुणे 10 की घात बन जाएगा -6 कूलाम। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आगे दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, लगने वाले बल की सहायता से एक समीकरण और बनाना चाहते हैं Q1 Q2 की। तो हम जानते हैं बराबर होता है, वायु में रखे हो तो 9 गुणा 10 की घात 9, यहाँ पर Q1 Q2 कितना हो जाएगा, तो Q1 Q2 को Q1 Q2 लिखा रहने देते हैं और डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। दूरी हमारे पास लिखी है 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। अब हम रखें f का मान कितना है 18, तो 18 बराबर बनेगा 9 गुणा 10 की घात 9, यहाँ पर निकल के आएगा Q1 Q2 बटा 10 की घात ही क्या बन जाएगा -2। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या निकल के आएगा, 9 से इसे कैंसिल करवाएंगे, 2 बार में चला जाएगा, और यहाँ से देखो पावर कैंसिल होंगी, तो देखो ये 9 2 11, इधर जाएगा -11, तो Q1 गुणा Q2 की वैल्यू निकल के आएगी 10 की घात -11, और साथ में यहाँ पर 2 से भी गुणा हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -11। ये वैल्यू आ गई सेकेंड इक्वेशन से। ठीक है, तो देखो जब योग दिया हो और जब गुणन दिया होता है तो अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। चाहो तो यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालो और इसमें पुट करो, द्विघात बनेगी, हल कर लो। लेकिन अगर द्विघात नहीं हल करना चाहते तो एक डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। क्या है वो, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा -4 Q1 इंटू Q2। कैसे आता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, उनसे माइनस करोगे ये वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। अब क्या करते हैं, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बताना है हमें कि क्या होगा, और बाकी वैल्यू हमें दे रखी हैं। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर कितना दिया है, तो देखो 9 गुणा 10 की घात -6 दे रखा, लिख लो 9 गुणा 10 की घात -6 दे रखा है, लिख दिया, -4। Q1 गुणा Q2 कितना दे रखा है, तो वो हमारे पास वैल्यू आई है 2 गुणे 10 की घात -11। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ बन जाएगा 81 गुणे 10 की घात -12, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 गुणा 10 की घात -11। अब अगर हम इसे लिखें 11 करके तो क्या बनेगा, ये देखो Q1 माइनस Q2, यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं ठीक से, तो ये वैल्यू मिल जा रही है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसे लिख सकते हैं 8.1 गुणे 10 की घात -11। पावर बराबर बराबर करनी है, घटाना है हमें, 8 गुणा 10 की घात -11। तो अगर घटाएंगे तो यहाँ लिखा 8.1, यहाँ लिखा 8, तो बनेगा 0.1, तो इसे लिख देंगे 0.1 और गुणा 10 की घात -11, तो सही करके लिखें तो 10 की घात -12 लिख सकते हैं इसे।
तो ये वैल्यू आ गई Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर की। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए Q1 माइनस Q2। तो अंडर रूट ले लो इसका स्क्वायर रूट, तो बनेगा 10 की घात -6। ये हो गई समीकरण नंबर 3। तो अब तक हमारे पास 3 समीकरण आ चुकी हैं। अब क्या करना है, जैसे हम लोग विलोपन विधि से हल करते दो चार रैखिक समीकरणों को, वैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर Q1 प्लस Q2, यहाँ पर Q1 माइनस Q2, दोनों को ऐड कर दो, क्या निकल के आएगा। अगले पेज पर करते हैं हम इसे। तो हमारे पास Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू दे रखा है 9 गुणा 10 की घात -6। ये पहली इक्वेशन थी। तीसरी क्या निकल के आई है, Q1 माइनस Q2 बराबर यहाँ आया है 10 की घात माइनस का, ये वैल्यू कितनी आई है, 10 की घात -6। तो ये 10 की घात -6 निकल के आया। समीकरण नंबर ये 3 है। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे Q2 Q2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 2Q1 बराबर में यहाँ आ जाएगा, यहाँ है 9 गुणा 10 की घात -6 और यहाँ पर है 10 की घात -6। दोनों को जोड़ना है, कुछ नहीं तो यहाँ गुणे में 1 लगा सकते हैं जोड़ने के लिए। घातें समान है, जुड़ जाएंगे तो 9 1 10 बनेगा। तो 10 गुणा 10 की घात क्या बनेगा, -6। यहाँ पर बन जाएगा 2Q1। तो अगर हम Q1 की वैल्यू पूछे तो क्या बनेगी, 5 और 10 की घात -6 कूलाम में आएगा। तो चाहे तो माइक्रो कूलाम में लगा सकते हैं, तो 6 को हटा दो, लिख दो इसे माइक्रो कूलाम। ये निकल के आएगा Q1 का मान। चिन्ह भी देखो धनात्मक आ रहा है। फिर आगे अगर हमें लिखना है Q2 की वैल्यू, तो Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, Q2 बराबर मिल जाएगा 9 गुणा 10 की घात -6। और अगर हम यहां से देखेंगे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 5 गुणा 10 की घात -6। तो 9 में से 5 गया, 4 बचा, तो 4 गुणा 10 की घात -6 आएगा। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइक्रो कूलाम। तो हमारे दोनों बिंदु आवेश मिल गए। सवाल ने देखो यही पूछा था कि उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो Q1 और Q2 के हमारे पास मान निकल आए हैं। Q1 की वैल्यू हमारे पास आई है 5 माइक्रो कूलाम और Q2 की वैल्यू आई है 4 माइक्रो कूलाम। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है। हम जानते हैं कूलाम का नियम F12 F21 बराबर बराबर होते हैं। उनकी वैल्यू भी लिखना हम लोगों ने सीखा है कि अगर दो आवेश हैं तो F जो होता है फार्मूले के फॉर्म में स्मॉल k Q1 Q2 बटा R² होता है। वायु में रखे हो तो डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं क्या, 9 गुणा 10 की घात 9 और यहाँ पर बनेगा Q1 Q2 बटा R²। लेकिन इससे केवल और केवल परिमाण पता चलता है, दिशा पता नहीं चलती है। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं इसका सदिश रूप। तो सदिश रूप अगर हम पढ़ने वाले हैं तो यहाँ से देखते हैं, मैंने दो बिंदु आवेश लिए हैं Q1 और Q2 और इसका इससे सदिश R1 वेक्टर, इसका इससे सदिश R2 वेक्टर है। हमने कहा यहाँ से एक सदिश परिभाषित किया गया Q1 से Q2 की तरफ, मान लेते हैं वो R वेक्टर है। तो अगर हम त्रिभुज नियम लगाएं तो देखो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, R2 वेक्टर। हमें चाहिए क्या, R वेक्टर। तो R वेक्टर की वैल्यू क्या बन रही है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो चलो इनके बीच की दूरी तो मिल गई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड लगाकर लिख लेंगे, दूरी मिल जाएगी। अब हमें बल्कि दिशा लिखनी है, तो दिशा तो एकांक सदिश की दिशा में दी जाती है। तो दिशा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश या कह सकते हो इकाई सदिश या इकाई सदिश का प्रयोग किया जाता है। तो ये सदिश हमें मिला है उस दिशा में, हमें इसका अगर इकाई सदिश निकालना है तो क्या होगा, तो इस R वेक्टर का अगर हम R कैप निकालें तो R कैप की वैल्यू हो जाएगी R वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R, ऐसे लिखेंगे, सदिश में हम लोग पढ़ते हैं। तो R वेक्टर की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आई है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मिल जाएगा बटा R वेक्टर का परिमाण लिखेंगे तो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। तो ये लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड लिख देंगे। तो अब अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो ये R कैप किसकी दिशा में है, तो इस दिशा में परिभाषित किया गया है, ये है R कैप की दिशा। ठीक है,
तो हम लिखना चाहते हैं Q2 पर लगने वाला बल। तो Q2 पर लगने वाला बल जो होगा, लिख देते हैं इधर, Q2 पर लगने वाला बल या कूलाम बल लिखो, तो इसे लिखा जाएगा Q2 पर लगेगा, लगाएगा कौन, 1, वेक्टर लगा के लिखें तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो के लगा लो, नहीं कोई बात नहीं, के लगा लेते, मान लेते किसी माध्यम में है, नहीं होंगे तो के की वैल्यू 1 रख लेंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा Q1 Q2 बटा यहाँ लिखा जाएगा दूरी का स्क्वायर। तो सबसे पहले बताओ इनके बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दूरी r वेक्टर का मॉड होगा, लगा लेते हैं यहाँ पर। तो r2 माइनस r1 वेक्टर का परिमाण लिख देंगे, इसका स्क्वायर हो गया। अब हमें लिखना है r कैप, इस दिशा में ये बल काम कर रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं r कैप यहाँ ठीक नहीं है, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो r कैप की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है। तो F21 वेक्टर जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के लिखा है, लिखा रहने दो, ये वैल्यू बन जाएगी Q1 Q2, यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1, इनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर इनका मॉड ले लेंगे स्क्वायर इनटू आर कैप की वैल्यू यहाँ लिखी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यहाँ लिख देते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बटा जहाँ हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का परिमाण, ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पावर 2 लिखी, यहाँ पावर 1, तो पावर 3 बन जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी F21 की वेक्टर फॉर्म में वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, यहाँ पर बनेगा Q1 Q2 बटा इसकी दूरी लिखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, और साथ में इसका वेक्टर भी लिखना पड़ेगा हमें, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। तो ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है। अब अगर हम Q1 पर लगने वाला बल लिखें तो वो भी लिख सकते हैं, क्या आएगा, Q1 पर लगने वाला बल, तो Q1 पर लगने वाला बल निकालना है तो वो बल होगा Q1 पर लग रहा है, Q2 ने लगाया है, तो F12 लिखेंगे। तो ये क्या होगा, देखो R कैप की दिशा इस साइड में है, हमें बल देखना है तो इस पर बल इधर की तरफ लग रहा होगा, ये प्रतिकर्षण का बल है, तो R कैप की दिशा के विपरीत ये सदिश निकल के आ रहा होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले परिमाण लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। दूरी लिखनी है तो दूरी तो वही होगी जो पहले थी, तो चाहे हम R2 वेक्टर लिखें या R1 वेक्टर पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर होके वो प्लस हो ही जाएंगे। लेकिन हम इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो R1 माइनस R2 वेक्टर लिख देते हैं, इसका बन जाएगा स्क्वायर इनटू यहाँ पर माइनस का हम लिख देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की R कैप, ये हो जाएगी इसकी दिशा। अब अगर हमें R कैप की दिशा लिखनी चाहें तो R कैप की ये दिशा है, अगर इसे हम माइनस से गुणा करा देंगे तो R1 पहले और R2 बाद में हो जाएगा, तो ऐसा करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो F12 वेक्टर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिखना चाहें तो यहाँ पर K भी रख सकते हैं साथ में, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। तो अगर K को हम इंक्लूड करके लिखें तो क्या बन जाएगा, देखो Q1 Q2 और R कैप की वैल्यू लिखेंगे तो एक और आएगा, तो यहाँ पर हम पावर 3 कर लेते हैं, तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का पावर 3, यहाँ पर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगा इस बल का सदिश रूप। तो इस रूप में हम बलों को लिख सकते हैं अगर हमें उन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो। ये यूपी बोर्ड 2017 और 16 में आया है, तो इसीलिए हम लोग इसे पढ़ लेते हैं ध्यान से। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोगों ने सदिश से लिखी हैं, तो हमें उम्मीद है कि सदिश पढ़ा होगा क्लास 11th में आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम तो कूलाम के नियम के ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि निश्चित दूरी पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश है 4q माइनस 2q, आकर्षण बल लग रहा है इनके मध्य F। तो कह रहे हैं इन गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा।
तो अगर हम इसकी वैल्यू लिखते हैं तो क्या निकल के आएगी, पहले इन्होंने कहा है 2 बिंदु आवेश रख लेते हैं। Q1 की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, +4Q, दूसरी है -2Q, तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू कितनी है, -2Q, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है, ठीक है। उन्होंने कहा है स्पर्श कराकर पुनः R दूरी पर रख दिया जाता, R दिया गया है। तो अगर हम बल देखें तो कितना लगेगा, बल लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लगेगा Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू है 4Q और Q2 की वैल्यू क्या है 2Q। परिमाण लिखना है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं हमारा क्योंकि हम दिशा नहीं लिखने वाले हैं, और डिवाइडेड बाई में यहाँ हो जाएगा दूरी का स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हम अगर हम यहाँ से देखें F = क्या बनेगा, तो ये आ जाएगा Q × Q, तो Q का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पर बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R स्क्वायर को भी यहाँ लिख देते हैं, तो इधर कितना बचा रह गया, 8 बचा रह गया, ठीक है। तो पहली कथन से ये बात समझ में आती है। फिर उन्होंने कहा स्पर्श कराओ और फिर दोबारा उन्हीं दूरी पर रख दिया जाए। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि चालन द्वारा आवेशन, तो चालन द्वारा आवेशन में कोई चालक होने चाहिए, तो धातु के गोले हैं वो चालक होते हैं। तो पहला ये गोला है, दूसरा ये गोला है, इनको आवेशित करवाओगे तो बराबर बराबर आवेश वितरित होगा। तो पहले कुल आवेश लिखो, तो 4 और यहाँ पर -2 तो बनेगा +2, और +2 होगा तो बराबर बराबर बांटोगे तो एक प्लस क्यों आएगा, दूसरे वाले के ऊपर भी प्लस का क्यों आएगा। और अगर हम इनके बीच की दूरी अभी भी R रखते तो लगने वाला बल परिवर्तित हुआ होगा, कितना हो गया, मान लेते लगने वाला बल F' हो गया इस बार, ठीक है। तो F' हो गया, फार्मूला दोबारा लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 तो Q × Q बन जाएगा, डिवाइडेड बाई दूरी अभी भी वही R है। तो F' की जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास वो बन जाएगी K²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ऐसा बनेगा। और हम ये वैल्यू यहाँ निकाल भी चुके हैं यहाँ पर कि Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो F/8 आएगी, ये आ रहा है Q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, अब R² भी है ये ऐसा। तो हम देखेंगे कि जो F' निकल के आ रहा है वो किसके बराबर है, F/8 के बराबर है। ये हो गई F' की वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कह सकते हैं 2 बार कूलाम का नियम यहाँ लग रहा था। इस तरह ये क्वेश्चन था 2015 यूपी बोर्ड का, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 2 आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश, जिनके मध्य F वैद्युत बल कार्य करता है। अगर इनको किसी माध्यम में रख दिया जाए तो लगने वाला बल होगा। तो हम अगर ऐसा कह सकते हैं कि अभी देख रहे थे हम लोग कि जब वायु में होते हैं आवेश, जब आवेश वायु में होते हैं तो वायु में जो लगने वाला बल होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है Q1 Q2/R², ये वैल्यू लिखी जाती है। लेकिन अगर उन्हीं को माध्यम में रख दिया जाए तो F माध्यम में लगने वाला जो बल होता है वो बदल जाता है, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कैपिटल K भी आएगा क्योंकि उसका परावैद्युतांक K दिया है यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2/R², ये दोनों आए। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, डिवाइड करने से मिल रहा है कि अगर हमें F माध्यम का चाहिए, क्योंकि उन्होंने जैसा पूछ रखा है वैसे ही करना है, अगर F माध्यम का चाहिए तो ये वैल्यू निकल के आएगी F वायु का बल बटा K परावैद्युतांक K, ये वैल्यू लिखी जाती है। हम लोगों ने कूलाम के नियम में अभी बात भी की थी कि माध्यम में जो लगने वाला बल होता है वायु में रखे गए बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बलों से कम होता है माध्यम के ध्रुवण के कारण, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश K1 माध्यम में रखे जाते हैं तो बल F काम करता है, पुनः उन्हें कहते हैं K2 में रख दिया जाए तो लगने वाला बल बताओ। तो अब हमें 2 बार लिखना पड़ेगा कूलाम का नियम, फिर उनकी तुलना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम लिखते हैं लगने वाला बल F, उन्होंने कहा है शुरुआत में, ये कब है, जब K1 में रखे हैं, तो रख देते हैं, क्या मिलेगा, K1 आ गया यहाँ पर, यहाँ क्या बनेगा, Q1 Q2/R², ये हो गई पहली समीकरण। उन्होंने कहा है अब माध्यम को बदल दिया गया, K2 कर दिया गया, तो बल बताओ, दूरी वही है। तो हम अगर यहां से बल लिखते हैं
एफ की वैल्यू अगर लिखें, मान लेते हैं बाद में एफ की वैल्यू दूसरे माध्यम में रखने पर क्या है, तो वो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पर K2 रखा जाएगा और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब अगर हमें इन्हें तुलना करनी हो तो क्या करो, इनको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एफ बटा एफ डैश बराबर, देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बन जाएगा K2 और ये निकल के आएगा K1 और कोई वैल्यू नहीं, ये सीधे सीधे कैंसिल हो रहे हैं। इसको इम्प्लाइज दैट लगा कर लिखें, हमें चाहिए क्या, एफ डैश। तो एफ डैश की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही K1 बटा K2 इनटू में कैपिटल F जो पहले लग रहा था, तो ये बाद में लगने वाला बल हो जाएगा। ये बोर्ड का क्वेश्चन था 2020 का और पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह लगाएंगे, 2 बार यहाँ कूलाम का नियम लगेगा, फिर दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, फिर निकल के आएगा कि लगने वाला नया बल क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि r दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेश हैं Q तथा -Q के बीच बल F है। कह रहे हैं एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हो, मतलब कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक आवेश है, मान लेते हैं यहाँ पर -Q आवेश है और जो चक्कर लगा रहा आवेश है वो है प्लस का Q, तो ये वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, ये है प्लस का Q। तो अगर हम देखें इनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम कर रहा होगा। तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अगर काम कर रहा है तो बल इस दिशा में लगेगा, ये हो जाएगा कूलाम बल F, जिसको हम लिखेंगे क्या, लिखा जाएगा K Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर बटा यहाँ लिखा जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, बीच की दूरी तो त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। ये बल लग रहा होगा केंद्र की तरफ और यही बल हमारे लिए काम करेगा अभिकेंद्र बल का, जिसके कारण ये चक्कर लगा रहा होगा। इन्होंने कह रखा और बाहर की तरफ इस पर अपकेंद्र बल लग रहा होगा, दोनों बराबर होंगे और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ये कंप्लीट होती रहेगी और लगातार चक्कर लगाएगा। कह रहे दूसरा चारों तरफ चक्कर लगाए तो कार्य कितना करना होगा। तो अगर हम देखें तो इस समय इसके वेग की दिशा इधर है, इधर गतिमान है, ये इसका वेग v है मान लेते हैं। तो हर जगह पर कहीं पर भी इस कण को लेके जाए, मान लेते हैं कण अब यहाँ कहीं पर पहुँच गया है, तो इस पर लगने वाला बल अभी भी इसी दिशा में काम कर रहा होगा। लगने वाले बल की दिशा जो होगी अब इस दिशा में आ जाएगी और इसका वेग इस दिशा में हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, बहुत छोटे से भाग के लिए लिया जाए अगर इसे, बहुत छोटा सा भाग यहाँ पर, ये बहुत छोटा सा भाग अगर लेते हैं चाप पर ऐसा, तो ये लगभग में क्या है, सीधा है। तो इसके सापेक्ष अगर बल को देखा जाए तो बल तो अंदर की तरफ काम कर रहा है, हमेशा 90 का कोण बनता रहेगा। तो बल और विस्थापन के बीच अगर कोण सदैव 90 डिग्री है तो हम जानते हैं कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है FD cos थीटा। यहाँ पर क्या होगा, FD cos थीटा निकल के आएगा। तो cos थीटा अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल तथा विस्थापन के मध्य कोण। तो बल और विस्थापन के मध्य कोण सदैव अगर 90 डिग्री है तो उनके द्वारा तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। तो इसका जवाब होगा किया गया कार्य जो होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा। जैसे कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है क्लास 9th और फर्स्ट ईयर में कि कुली काम करता है। अगर ये कोई कुली है और ये अपने सिर पर कुछ ले करके जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, जाता है इधर, तो ये है विस्थापन की दिशा। तो विस्थापन की दिशा, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो शून्य निकल के आता है। उसी तरह यहाँ भी इसका जवाब क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं क्वेश्चन कि वायु में रखे तो धनावेश हैं, उनके मध्य अगर किसी माध्यम को भर दिया जाए या माध्यम लेकर आया जाए तो प्रतिकर्षण का बल कितना हो जाएगा। तो हमने अभी देखा जो माध्यम में लगने वाला बल होता है वो बराबर होता है वायु में लगने वाले बल बटा उस माध्यम के परावैद्युतांक के।
तो यहाँ पर देखो के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, तो के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी विद्युत रोधी या फिर कुछ अलग पदार्थों के लिए, तो जो माध्यम में लगने वाला बल होगा वायु में लगने वाले बल से सदैव कम रहेगा। ये बात हम लोगों ने कूलाम के नियम में भी देखी थी। तो ये क्वेश्चन था 2015 का, तो दोबारा यहाँ रखा गया है।